अगर आप केवल अलग अलग एंगल से वीडियो शॉट्स, ड्रोन फुटेज, लेकिन आधी अधूरी जानकारी चाहते हो तो आप गलत चैनल आए हो। लेकिन अगर आप एक ही वीडियो में भीमा शंकर की कंप्लीट डिटेल्ड आइटिनरी देखना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही जगह आए हो। हेलो दोस्तों, मैं दी आइटिनरेटर आपका स्वागत करता हूं। भीमा शंकर की टाइम टू टाइम डिटेल्ड आइटिनरी आपके साथ शेयर करके मैं आपको पूरी तरह से गाइड करूंगा। बादलों की चादर में लिपटा प्राचीन प्राकृतिक जंगल और पहाड़ियों से आच्छादित भीमा शंकर महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट के सह्याद्री पर्वत श्रृंखला पर स्थित है। भीमा शंकर भीमा नदी का भी स्रोत है जो आगे चलकर नैऋत्य दिशा में बहती है और रायचूर के पास कृष्णा नदी में मिल जाती है। भीमा शंकर एक ऐसा स्थान है जो हमें प्रकृति, आध्यात्मिकता और जैव विविधता का अनुभव कराता है। भीमा शंकर घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से मार्च तक है, जब मौसम पर्याप्त रूप से सुखद होता है। चलिए देखते हैं आपको बैकपैकिंग में कौन सी जरूरी चीजें अपने पास रखनी चाहिए। मुंबई से भीमा शंकर के बीच करीबन 220 किलोमीटर का अंतर है, तो वही पुणे से करीब करीब 110 किलोमीटर की दूरी पर है। सुबह 6 बजे मुंबई से हम गाड़ी लेकर भीमा शंकर के लिए रवाना होंगे। करीबन पौने 8 बजे के आसपास 63 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद हम पनवेल के पड़सपे फाटा के नजदीक श्री दत्ता स्नैक्स पे चाय नाश्ते के लिए रुकेंगे। यहाँ पर गर्मा गर्म वड़ा, कोथिंबीर वड़ी, मिसल पाव, साबूदाना खिचड़ी, साबूदाना वड़ा, थाली पीठ और ऐसे एक से एक महाराष्ट्रीय पदार्थ मिलते हैं। पेट पूजा होने के बाद करीबन सुबह 8:30 को अब हम आगे फिर बढ़ते हैं भीमा शंकर की ओर। यहाँ से करीबन 150 किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद दोपहर 12:30 बजे के आसपास हम भीमा शंकर में प्रवेश करते हैं। सर्विस क्वालिटी और बजट को ध्यान में रखते हुए भीमा शंकर में मुझे एक होटल पसंद आया है, ब्लू मॉर्मॉन जंगल हॉलिडे रिजॉर्ट। प्रकृति की गोद में स्थित ब्लू मॉर्मॉन जंगल हॉलिडे रिजॉर्ट एक सुंदर रिजॉर्ट है जो विभिन्न प्रकार के पक्षियों को आश्रय देने वाले हरे भरे घास, फूलों और पेड़ों से आच्छादित है। यहाँ पार्किंग की अच्छी सुविधा है और बच्चों के लिए अच्छा खासा प्ले एरिया भी है। यहाँ अलग अलग प्रकार के कमरे जैसे कॉटेजेस, विला, बंगलो, स्वीट्स वगैरह उपलब्ध है। आप आपके बजट अनुसार चुन सकते हैं। सारे कमरे साफ सुथरे और अच्छी तरह से बनाए हुए हैं। यहाँ का पूरा स्टाफ बहुत विनम्र और मददगार है और अच्छी सेवा प्रदान करते हैं। इनके रेस्टोरेंट में खाना लाजवाब मिलता है। कुल मिलाकर ब्लू मॉर्मॉन जंगल हॉलिडे रिजॉर्ट सभी तरह से एक अच्छा विकल्प है। चेक इन करें और फ्रेश हो जाएं। आज का लंच हम यहीं करेंगे। खाना खाने के बाद आराम करें। अच्छा खासा आराम कर शाम करीबन 4:30 बजे अब हम चलते हैं श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर। 45 मिनट में करीबन शाम 5:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। मंदिर के परिसर में पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। झीलों और पहाड़ों से भरे घने जंगलों के बीच स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग प्रकृति प्रेमियों के साथ साथ तीर्थ यात्रियों के बीच भी लोकप्रिय है। मंदिर 3250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। श्री भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर, जो मोटेश्वर महादेव मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, भगवान शिव को समर्पित 12 ज्योतिर्लिंगों में से 6वां ज्योतिर्लिंग है। मंदिर तक पहुंचने के लिए करीबन 300 सीढ़ियों से नीचे उतरना पड़ता है। भीमा शंकर मंदिर वास्तुकला की नागर शैली में पुरानी और नई संरचनाओं का एक सुंदर सम्मिश्रण है। इस सुंदर मंदिर को 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, जबकि मंदिर के सभा मंडप और शिखर का निर्माण 18वीं शताब्दी में पेशवा सरदार
नाना फडणवीस द्वारा किया गया था। कहा जाता है कि स्वराज्य संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूजा की सुविधा के लिए इस मंदिर को दान दिया था। भीमाशंकर मंदिर के ठीक सामने एक अनोखा घंटा देखा जा सकता है। वसई के किले को पुर्तगालियों से जीतने के बाद बाजीराव पेशवा के छोटे बंधु चिमाजी अप्पा ने 5 बड़े घंटे एकत्र किए थे। उनमें से एक घंटा उन्होंने यहाँ भीमाशंकर में पेश किया। मंदिर के खंभों और चौखटों पर अति सुंदर जटिल नक्काशी की गई है, जिसे देख आप अचंभित रह जाते हैं। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के साथ 2 किंवदंतियां जुड़ी हुई है। एक पौराणिक कथा के अनुसार त्रिपुरासुर नामक एक राक्षस ने भीमाशंकर जंगल में तपस्या कर भगवान शिव को प्रसन्न किया और उनसे अमरता का वरदान पा लेने के बाद मनुष्यों और देवताओं दोनों को परेशान करना शुरू कर दिया। जब देवताओं ने इस अराजकता को रोकने के लिए भगवान शिव से कुछ उपाय करने का आग्रह किया तो भगवान ने अपनी पत्नी देवी पार्वती से प्रार्थना की। वे दोनों अर्धनारी नटेश्वर के रूप में प्रकट हुए और त्रिपुरासुर का वध कर दिया। और फिर देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शंकर हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ प्रकट हुए। एक अन्य कथा के अनुसार सह्याद्री की पर्वतमाला पर डाकिनी के जंगलों में भीम या भीमा नाम का एक असुर अपनी माता करकटी के साथ रहता था। वह वास्तव में राजा रावण के छोटे भाई कुंभकर्ण का पुत्र था। जब उसे पता चला कि भगवान विष्णु ने राम के अवतार में उसके पिता को मार डाला था तो वो क्रोधित हो गया। उसने बदला लेने की कसम खाई और भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की। ब्रह्मा ने तपस्या से प्रसन्न होकर उसे अपार शक्ति का आशीर्वाद दिया, जिसका उपयोग उसने दुनिया को आतंकित करने के लिए किया। उसने कामरूप देश के राजा सुदक्षिण, जो भगवान शिव के परम भक्त थे, उन्हें कैद कर लिया। सुदक्षिण ने कारागार में भी शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया। जब भीमासुर को इस बात का पता चला तो उसने सुदक्षिण से मांग की कि वह भगवान शिव के बजाय उसकी पूजा करे। जब सुदक्षिण ने ऐसा करने से इनकार कर दिया तो भीमासुर ने शिवलिंग को नष्ट करने के लिए अपनी तलवार उठाई। ठीक उसी वक्त भगवान शिव उसके सामने प्रकट हुए और उसे भस्म कर दिया। जिस स्थान पर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए थे वह स्थान अब शिवलिंग माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में शिवलिंग बिल्कुल केंद्र में स्थित है। इस मंदिर में मूलतः पत्थर के लिंग पर चांदी का शिवलिंग है। सोमवार के साथ साथ अन्य दिनों में भी भीमाशंकर में दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि के दौरान बड़ी संख्या में तीर्थयात्री इस मंदिर में आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भीमाशंकर के दर्शन से पंचपातक दोषों का निवारण होता है। भीमाशंकर एक ऐसा स्थान है जहां आध्यात्मिक वैभव प्रकृति की भव्यता के साथ विलीन हो जाता है। इस मंदिर की हरियाली और शांति यहाँ आने वाले आध्यात्मिक एकांत की तलाश करने वाले कई लोगों को आकर्षित करती है। आप भी कुछ देर यहाँ बैठे और यहाँ की शांति का अनुभव करें। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के परिसर में भगवान शनीश्वर और देवी कमलजा का मंदिर भी है। कमलजा पार्वती का अवतार है, जिन्होंने त्रिपुरासुर से हुई लड़ाई में शिव जी की सहायता की थी। मंदिर के पीछे 2 कुंड भी है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के पावन दर्शन के बाद शाम करीबन 6:30 बजे अब हम होटल लौटेंगे। 45 मिनट में करीबन शाम 7:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। आज का डिनर भी हम होटल में ही करेंगे। क्या बात है, दूसरे दिन भी पहुंच गए। इसका मतलब आपको ये आइटिनरी पसंद आ रही है। भीमाशंकर की ये आइटिनरी आपको पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। आपका एक लाइक YouTube को ये संदेश देता है कि
ये बहुत अच्छी आइटिनरी है और इसे और लोगों तक पहुंचाने में मेरी मदद करता है। कर दिया लाइक? बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं। होटल में नाश्ता कर सुबह 9:30 बजे आज हम चलेंगे मुंबई पॉइंट की ओर। 45 मिनट में करीबन सुबह 10:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। मुंबई पॉइंट भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर प्रवेश के पास ही में स्थित है। मुंबई शहर की ओर नजर गड़ाए हुए मुंबई पॉइंट सह्याद्री का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ से सभी घाटियां पूरी तरह से हरे भरे पेड़ों से ढकी हुई आपको दिखाई देती है। पहाड़ों के ऊपर होने की वजह से यहाँ तेज हवा चलती है। यहाँ बैठने की व्यवस्था भी है, जहाँ बैठकर आप प्रकृति का आनंद ले सकते हैं। मुंबई पॉइंट से दिखने वाले खूबसूरत नजारे देखने के बाद अब हम चलते हैं हनुमान लेक की ओर, जहाँ जाने वाला रास्ता भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य से होकर जाता है। सह्याद्री के पश्चिमी घाट में स्थित भीमाशंकर को 1985 में अभयारण्य घोषित किया गया था। ये अभयारण्य लगभग 13,000 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। वनस्पतियों और जीवों की विविधता में समृद्ध इस अभयारण्य में विभिन्न प्रकार के पशु, पक्षी, पेड़ और औषधीय पौधे पाए जाते हैं। महाराष्ट्र का राज्य पशु विशालकाय गिलहरी, जिसे स्थानीय रूप से शेकरू कहा जाता है, यहाँ पाया जाने वाला एक दुर्लभ जानवर है। बारिश के मौसम में भीमाशंकर का ये घना जंगल अति सुंदर दिखाई देता है। भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य से गुजरते हुए रास्ते में बहुत सारे पिकनिक स्पॉट्स दिखाई देते हैं, जहां आप अपने दोस्तों एवं परिवार के साथ कुछ क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। चूंकि ये जंगल है, आप यहाँ घूमने के लिए एक लोकल गाइड भी ले सकते हैं। तो चलिए भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य के मजे लेते लेते अब हम आगे बढ़ते हैं हनुमान लेक की ओर। मुंबई पॉइंट से अगर सुबह 11:15 बजे निकले तो आधे घंटे में करीबन सुबह 11:15 बजे हम हनुमान लेक पहुंच जाते हैं। हनुमान लेक भीमाशंकर के घने जंगल में स्थित एक खूबसूरत झील है। ये परिसर पक्षियों और गिलहरियों की कई अलग अलग प्रजातियों का घर है। झील के पास ही में 2 मुख्य मंदिर है, एक हनुमान जी का मंदिर और दूसरा अंजनी माता का मंदिर। यहाँ पर बहुत सारे बंदर होते हैं, तो इनसे थोड़ा बच के रहना। खाने पीने का सामान और कीमती वस्तुएं अपने बैग में ही सुरक्षित रखिए। हनुमान लेक पहुंचने के लिए आपको थोड़ा पैदल चलना पड़ता है, लेकिन इस शांत और शीतल जगह की सुंदरता देखकर आपकी सारी थकान दूर हो जाती है। हनुमान लेक से अब हम आगे बढ़ेंगे नागफनी पॉइंट। हनुमान लेक से दोपहर 12 बजे निकले तो आधे घंटे में करीबन दोपहर 12:30 बजे तक हम नागफनी पॉइंट पहुंच जाते हैं। नागफनी पॉइंट भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य का सबसे ऊंचा स्थान है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 1230 मीटर है। ये पॉइंट हनुमान लेक से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक छोटी सी पहाड़ी चढ़नी पड़ती है। ये चोटी नाग के नुकीले सिरे की तरह दिखती है, इसीलिए ये जगह नागफनी पॉइंट के नाम से जानी जाती है। नागफनी पॉइंट पर पहुंचने के बाद घाटी और भीमाशंकर का जो मनोरम दृश्य दिखाई देता है, वो देख आप फूले नहीं समाते हैं। यहाँ से आप अगर गौर से देखें तो पदरगढ़ किला दिखाई देता है, जो ट्रेकिंग के लिए खास प्रसिद्ध है। नागफनी पॉइंट पर सुरक्षा हेतु कोई भी रेलिंग्स वगैरह नहीं है, तो सावधान रहें और पहाड़ के किनारे न जाएं और जोखिम भरे सेल्फी से तो जरूर बचें। नागफनी पॉइंट से अब हम वापस लौट चलते हैं भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की ओर। नागफनी पॉइंट से दोपहर 1 बजे निकले
तो आधे घंटे में दोपहर करीबन 1:30 बजे हम मंदिर के परिसर में वापस पहुंच जाते हैं। भीमाशंकर में खाने पीने के लिए कोई विशेष विकल्प उपलब्ध नहीं है, इसीलिए लंच के लिए रास्ते में ही कुछ लोकल फूड्स खा लेंगे। मंदिर के परिसर में मिलने वाला भुट्टा, उबले हुए मूंगफली वगैरह खा सकते हैं। इसके अलावा अपने साथ पानी की बोतलें और पैक्ड फूड्स भी जरूर रखना। पेट पूजा के बाद अब हम चलते हैं भीमा नदी का उद्गम स्थान देखने। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग से दोपहर 2:30 बजे निकले तो आधे घंटे के अंदर करीबन दोपहर 3 बजे हम भीमा नदी के उद्गम स्थान पहुंच जाते हैं। यहाँ से भीमा नदी का उगम होता है और फिर वो कुछ ही दूरी पर लुप्त हो जाती है और आगे चलकर गुप्त भीमाशंकर के यहाँ फिर से प्रकट होती है, जो हम आगे देखेंगे। ऐसा कहा जाता है कि 15 दिन के घनघोर युद्ध को जीतने के बाद थके हुए भगवान शंकर के शरीर से श्रम धारा या पसीना बहने लगा। कहते हैं इसी श्रम धारा से भीमा नदी का निर्माण हुआ था। भीमा नदी के उद्गम स्थल का दर्शन करने के बाद दोपहर करीबन 3:30 बजे चलिए अब पैदल ही आगे बढ़ते हैं गुप्त भीमाशंकर की ओर। गुप्त भीमाशंकर अब यहाँ से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है और यहाँ हमें पैदल ट्रैक करके ही जाना होता है। हो सके तो अच्छे ग्रिप वाले शूज पहने ताकि फिसलने का कोई डर नहीं होगा। लगभग आधे पौने घंटे के समय पश्चात भीमा नदी के उद्गम स्थल से लगभग 2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद अब हमें बीच रास्ते में एक छोटा सा प्यारा सा गणेश जी का मंदिर दिखाई देता है। ये है साक्षी विनायक मंदिर। ये मंदिर भीमाशंकर के घने अभयारण्य में स्थित है। क्योंकि ये एक घना जंगल है, मैं आपको एक लोकल गाइड लेने की सलाह देता हूँ। ऐसा कहते हैं कि ठीक यही स्थान से गणेश जी ने भगवान शिव को भीमा का वध करते देखा था और देवताओं के सामने साक्षी बनकर प्रस्तुत हुए थे, इसीलिए साक्षी विनायक। इंटरेस्टिंग नहीं? साक्षी विनायक के दर्शन के बाद दोपहर करीबन 4:30 को अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं गुप्त भीमाशंकर की ओर। साक्षी विनायक मंदिर से आगे कुछ ही दूरी पर उद्गम स्थान से लुप्त हुई भीमा नदी फिर से प्रकट होती आप साफ देख सकते हैं। यहीं से आगे बहते हुए भीमा नदी आखिरकार कृष्णा नदी में मिल जाती है। आपको चट्टानों के बीच से नीचे की ओर उतरना होगा। यहाँ लगातार पानी बहता रहता है, इसीलिए नीचे जाने से पहले आपको पानी का बहाव देख अंदाजा लगाना होगा। अगर बहाव ज्यादा नहीं है तो आप नीचे जा सकते हैं। जब आप नीचे जाएंगे तो आपको एक सुंदर झरना दिखाई देगा, जिसके ठीक नीचे आप एक शिवलिंग देख सकते हैं। यही है गुप्त भीमाशंकर। गुप्त भीमाशंकर का दर्शन कर अब हम होटल लौटेंगे। यहाँ से शाम 5:30 बजे निकले तो 1.5 घंटे में करीबन शाम 7 बजे हम होटल पहुंच जाते हैं। फ्रेश होकर थोड़ा आराम कर आपको जैसे भूख लगे तब होटल में ही डिनर कर लीजिए। कल हम मुंबई लौटने वाले हैं तो बैग पैकिंग भी कर लीजिए। होटल में नाश्ता कर सुबह 9:30 बजे हम होटल से चेकआउट करेंगे और बढ़ेंगे कोंढवल वाटरफॉल की ओर। 45 मिनट में करीबन सुबह 10:15 बजे तक पहुंच जाएंगे। कोंढवल वाटरफॉल जाने की सड़क बहुत खराब स्थिति में है, तो संभल कर ड्राइव कीजिए। कोंढवल वाटरफॉल पहुंचने पर आपको सीढ़ी से नीचे की ओर जाना पड़ता है। यहाँ पहुंचने पर आप प्रकृति की सुंदरता को बस देखते ही रह जाएंगे। विशेष रूप से मानसून और मानसून के बाद ये जगह बस कमाल लगती है। मानसून के दौरान कोंढवल वाटरफॉल का प्रवाह काफी तेज होता है। प्रकृति से प्यार करने वालों के लिए इस जगह की सैर करना किसी वरदान से कम नहीं होगा। इस अद्भुत वाटरफॉल और प्रकृति का आनंद लेकर करीबन सुबह 11:30 बजे अब हम बढ़ेंगे मुंबई की ओर।
करीबन 78 किलोमीटर का सफर तय करने के बाद दोपहर करीबन 2:15 बजे के आसपास हम लंच के लिए पुणे के तळेगाव दाभाडे में रुकेंगे। तळेगाव में 2 रेस्टोरेंट खास प्रसिद्ध है। मांसाहारियों के लिए ओशियन स्पाइस रेस्टोरेंट और शाकाहारियों के लिए ठंडा मामला रेस्टोरेंट। ओशियन स्पाइस तळेगाव दाभाडे के सबसे अच्छे रेस्टोरेंट में से एक है। यहाँ पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। ओशियन स्पाइस का माहौल काफी अच्छा है। जैसा कि नाम से पता चलता है, इस जगह पर परोसा जाने वाला नॉनवेज फूड, खासकर सी फूड, काफी लोकप्रिय है। यहाँ के चिकन डिशेस भी काफी अच्छे हैं, जरूर ट्राई करें। वीकेंड्स पर ओशियन स्पाइस में बहुत भीड़ हो जाती है, इसीलिए कुछ समय प्रतीक्षा करना पड़ सकता है। हालांकि यहाँ का स्टाफ बहुत अच्छा है और जितनी जल्दी हो सके सेवा देने की कोशिश करते हैं। शाकाहारियों के लिए ठंडा मामला एक अच्छा विकल्प है। यहाँ भी पार्किंग के लिए पर्याप्त जगह उपलब्ध है। बच्चों के लिए यहाँ छोटा सा प्ले एरिया भी है। यहाँ बैठने के लिए साधारण सी लेकिन अच्छी व्यवस्था है। इस शुद्ध शाकाहारी रेस्टोरेंट के मेनू में भी बहुत विविधता है। यहाँ स्वादिष्ट महाराष्ट्रीय और पंजाबी व्यंजन मिलते हैं। यहाँ की कुरकुरी कांदा भजी, स्वादिष्ट पनीर हिमालय और ठंडी मैंगो मस्तानी बहुत प्रसिद्ध है, जरूर ट्राई करें। ठंडा मामला रेस्टोरेंट की एक और खास बात यह है कि यहाँ खाने की मात्रा बहुत अच्छी है और कीमतें भी उचित है। कुल मिलाकर एक बढ़िया ऑप्शन। पेट भर खाना खाने के बाद हम फिर बढ़ते हैं मुंबई की ओर। अगर हम दोपहर करीबन 3:45 बजे तक भी निकले तो मुंबई शाम 7 बजे तक आराम से पहुंच जाएंगे। आइटिनरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगली आइटिनरी में। बाय बाय।